कल हमने देखा था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं तथा इसके हमने पार्ट देखे थे। कौन कौन से? टाइम ऑफ एन एक्शन, और सेकंड कौन सा होता था हमारा? स्टेट ऑफ एन एक्शन। कौन सा? स्टेट ऑफ एन एक्शन। हमने इसके बारे में भी पता मतलब कर लिया था कि ये होता क्या चीज़ है, और इसके बारे में भी हमें पता चल गया था कि ये क्या चीज़ होती है। तो यहाँ से मैं हमारा चल रहा था टाइम ऑफ टेन, यानी टाइम ऑफ एन एक्शन। तो इसके मैंने बताया था कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ही हम टेंस बोलते हैं। लेकिन जो टेंस होते हैं वो अब यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन कौन से होते हैं हमारे? 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम चल रहे थे प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं, तो हमारी बारी थी प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, पहला कौन सा होता था? इंडेफिनिट। सेकंड कौन सा था आपका? कॉन्टिन्यूअस। और जो आपका थर्ड था वो कौन सा था? परफेक्ट। अब एक हो गया, ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस हो गया, और तीसरा परफेक्ट हो गया। अब जो हमारा मैंने बताया कि प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। तो लास्ट कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये वाला परफेक्ट और ये वाला कंटिन्यूअस, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के बनता है हमारा 4th पार्ट, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम चल रहे थे इंडेफिनिट क्या चीज होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। क्या देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम नॉर्मली इसे हैबिचुअल बोलते हैं, हैबिचुअल टेंस बोलते हैं, हैबिचुअल सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो टेंस के जो सेंटेंस आते हैं वो हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, और इसे हम बोलते हैं हैबिचुअल टेंस। हैबिचुअल टेंस। अब हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, या हैबिचुअल का मीन्स क्या होता है? कि हैबिचुअल का मतलब होता है एक तरह से आपकी कोई भी आदत, कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया वो एक तरह से एक आदत के रूप में बदल जाती है। आपकी कोई भी क्रिया यानी कि कोई भी आपकी एक्शन किस में बदल जाती है? आदत में बदल जाती है। यानी कि एक तरह से आदत नहीं बदलती, आदत नहीं पड़ती है, केवल आदत के रूप में हम उसे देख सकते हैं, यानी कि आदत के रूप में हम उसे यूज करते हैं। जैसे अब जो इसमें नॉर्मली इसे यूज कैसे करते हैं, जिसमें कुछ सेंटेंस के और हिंदी, ये तो होता है हमारा सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हैबिचुअल सेंटेंस या हैबिचुअल टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यूपी बोर्ड से है, तो यूपी बोर्ड वाले से कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या और कुछ है। तो इन 4 शब्दों का ध्यान रखें। ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। और किसी भी चीज की जब समझने की जरूरत नहीं है, केवल इनका ध्यान रखें कि ये 4 शब्द आपके वाक्य की क्रिया होती है, आपके जो सेंटेंस की जो एक्शन होती है, जो वाक्य की क्रिया होती है, उसके लास्ट में ये 4 शब्द आएंगे, यानी कि क्रिया के
अंत में, क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं और ता हैं। केवल और केवल ये 4 शब्द आएंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 वो शब्द, ये वाले शब्द में वाक्य कैसे हैं? तो वह रोजाना नहाता है, वह रोजाना नहाता है। तो जो इसमें वह है, जो मेन करता है, जो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो है हमारा सब्जेक्ट। हम इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जो इसके द्वारा वर्ब होती है वो क्या हो रही है? अभी नहाता है, यानी कि नहाना, इसे हम बोलते हैं वर्ब। अब जो हो जाना है, जो हो जाना है, ये होता है आपका अदर वर्ब। क्या होता है? अदर वर्ब। लेकिन अब बात करें कि सब्जेक्ट हमारे पास वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट होता है आपके द्वारा किया गया कार्य। तो ये तो नहाना एक क्रिया है, और अगर इसमें देर का होता कहीं प्लेस तो हो जाता आपका वो ऑब्जेक्ट हो जाता। जैसे वह रोजाना बाथरूम में नहाता है, वह रोजाना बाथरूम में नहाता है। तो यानी कि वह तो हमारा सब्जेक्ट है, ये उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो क्या है? वर्ब। यानी कि एक्शन क्या है आपकी? नहाना। और बाथरूम में यानी कि किसी जगह का, ऐसी किसी प्लेस का स्थान, किसी स्थान का नाम दे रखा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में अलग अलग पाए जाते हैं, ये नहीं है कि हर प्लेस ही हो। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका कोई स्थान का नाम ही हो, या कुछ चीज, या कोई भी चीज हो सकती है। आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका ऑब्जेक्टिव केस। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा सेंटेंस है, वह रोजाना बाथरूम में नहाता है। तो ये इसे हम पता कैसे करेंगे कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या किसी और का है? तो सबसे पहले समझें कि मैंने अभी आपको बताया कि ता है, ती है, ते हैं, ता हैं, आज शब्द वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। तो नहाना क्या है? क्रिया। तो नहाना में क्या आता है? क्या आ रहा है? ता है। नहाना में क्या आ रहा है? ता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। तो अब यहाँ पर चलते हैं कि ये जो हमारा हिंदी में है लेकिन हमें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग अपने अपने रूल होते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो इसे देखते हैं कि इसे ट्रांसलेट करने के लिए कौन से रूल की जरूरत होती है, कौन से रूल की जरूरत हो रही है। तो पहले हम देखते हैं वो रूल जो हमारे काम आएगा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश टेंस को बनाने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सेंटेंस का या किसी भी वाक्य का सबसे पहले कर्ता लिया जाता है, जो मुख्य कर्ता होता है, यानी कि जो मेन इंसान होता है उसको करने का, उस कार्य को करने का, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद यानी कि प्लस ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मली बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें क्या यूज होता है? एस या एस। इसमें क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ही आपको किसका प्रयोग करना है? एस या एस का। अब यहां से एस एस के बाद प्लस क्या आता है? यानी कि हमारी
सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब हो गई। अब हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है क्या आपका अदर वर्ड, क्या आता है अदर वर्ड। अब हम इसे बनाते हैं कि इस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आई ट्रांसलेट करते हैं वह, और यहाँ पर है लड़का कि वह नहाता है। तो इस ताहे से हमें ये पड़ता है कि जो वह है, जो क्या है, वो एक लड़का है। तो लड़का के लिए हम लगाते हैं ही सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाना, तो जब नहाना वर्ब आ जाती है तो उसके साथ में हम लगाते हैं टेक बाथ, टेक बाथ। अब मैंने जैसा कि आपसे बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है आपकी एस या ईएस आती है। क्या आती है, एस या ईएस आती है। तो एस या ईएस इसमें कहाँ लगेगी, तो ये भी हमारी क्या है वर्ब है, ये भी हमारी क्या है वर्ब है। लेकिन सबसे पहले हमारी कौन सी वर्ब आ रही है टेक, तो यहीं पर हम लिख देंगे एस लगा देंगे, इसमें किसमें लगा देंगे एस, यानी कि ही टेक्स बाथ, बाथरूम में, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो कैसे इन बाथरूम, इन बाथरूम। अब हमारा अदर वर्ड तो बचा ही, तो अदर वर्ड का है क्या है हमारा रोजाना, तो बाथरूम, इन बाथरूम डेली, क्या आएगा डेली, यानी कि वह ही मीन्स वह टेक्स बाथ, यानी कि नहाता है, इन मीन्स में, बाथरूम यानी कि बाथरूम में, और डेली यानी कि रोजाना। इस तरह से हमारे जो सेंटेंस हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, यानी कि उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एस लगाई है, एस लगाई है, तो यहाँ पर मैंने एस ही क्यों लगाई है, मैंने बोला था कि एस भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केवल एस का ही प्रयोग क्यों किया है, मैंने यहाँ पर केवल और केवल एस का ही प्रयोग क्यों किया है, एस का क्यों नहीं किया। तो इस ऐसे एस को प्रयोग करने के लिए हमारे पास ये एक रूल होता है कि हम उन्हीं के साथ एस या एस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वो 5 ऐसे शब्द जो लेटर या वाक्य कुछ भी मान लीजिए आप होते हैं। पहला होता है आपका सी एच, दूसरा होता है आपका एस एच, और एस क्या होता है सी एच एस, एस एच और एस प्लस ओ और एच, ये आपके 5 ऐसे शब्द होते हैं। कौन से, एक तो होता है आपका सी एच, क्या होता है आपका सी एच होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका एस एच होता है, और एस होता है, और ओ एक्स। ये हमारे 5 ऐसे शब्द होते हैं। अगर ये आपकी वाक्य की जो क्रिया होती है उसके लास्ट में आए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा टेक, टेक, तो ये जो हमारी ये हमारी क्या है एक एक्शन है, क्या है ये हमारी एक एक्शन है। तो इसके लास्ट में यानी कि इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4, हमारा जो लास्ट का अक्षर है वो है ई, और इसमें क्या है सी एच एस एच एस ओ एक्स, इन 5 में से इसके लास्ट में कोई भी शब्द नहीं आ रहा है। तो जब ये शब्द आते हैं वाक्य की क्रिया के जो मीनिंग होता है उसके लास्ट में, तो हम नॉर्मली इनके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि सी एच एस एच एस ओ एक्स, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं ई एस का प्रयोग करते हैं। और अगर इनके अलावा, इसके अलावा, इनके अलावा अगर कोई सेंटेंस आए, वो इनके अलावा अगर कोई और भी वाक्य आ जाए कोई भी, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं
एस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? एस यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता पड़ा कि एस किसके संग लगती है और एस किसके संग लगती है, और हमें ये भी पता पड़ा कि अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस को हम किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की, कि ये नेगेटिव आखिर में होता कैसे है और नेगेटिव बनता कैसे है, नेगेटिव बनता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। नेगेटिव। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी किसकी बात करते हैं हम? नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब मैं तो यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक होता है वो होता क्या है। जो नकारात्मक शब्द है वो आया कहाँ से? तो नॉर्मली आप ट्राई करना कि नकारात्मक वाक्य या नकारात्मक विचार हमेशा आपके खुद के माइंड से ही उत्पन्न होते हैं, आपके खुद के मन से ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि हर चीज पॉजिटिव भी होती है और अपने आप में एक नेगेटिव भी चीज रखती है। तो नकारात्मक क्या है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई नकारात्मक नेगेटिव विचार होता है या नेगेटिविटी कोई भी उसकी एक हैबिट होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस नेगेटिव शब्द की, नकारात्मक वाक्य की उत्पत्ति हुई है केवल केवल आपके मन के भाव से। यानी कि आपका मन का भाव नकारात्मक है या सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब होता है पूर्णतः एक अच्छा विचार, और नकारात्मक विचार होता है कि एक कहीं ना कहीं उसमें नहीं की जो नहीं शब्द छुपा होता है। जैसे कि कोई भी आप करना चाहते हो लेकिन नहीं करते हो, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। तो जो नहीं शब्द है वो कहाँ से आ रहा है? केवल आपके अंदर से आ रहा है। तो इसीलिए नहीं यानी कि नेगेटिव इसे नाम दिया गया। तो जैसे कि मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है? तो आपको कुछ नहीं समझना है, केवल समझना है नहीं और कभी नहीं। नहीं और कभी नहीं, यानी कि आप केवल और केवल इन दो शब्दों का ध्यान रखें, कभी नहीं का और नहीं का। अब इनका ध्यान रखने के लिए होगा क्या कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस के नेगेटिव में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस में कैसे बनता था? वाक्य की क्रिया के लास्ट में क्या आता था? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। जैसे वह अपना पाठ याद नहीं करता है। वह जो लड़का है वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो यहाँ पर ये शब्द आ रहा है नहीं। तो यानी कि जब नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाता है, जब नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाता, वो आपका किसमें पहुंच जाता है? किसमें? यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस में जब ये हमारा सेंटेंस यानी कि पहुंच जाता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, ता है, ती है, ते हैं और ताहूं। इससे हमें ये पता पड़ता है कि किस में जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का जो वाक्य है। अब नहीं से हमें ये पता पड़ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के
किसका है, ये नेगेटिव का है। तो अब ये हिंदी में है, तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा कैसे? तो माय डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, और सेंटेंस को ना कहकर मैं से कह सकता हूं कि जितने भी टेंस के जो पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, उन सभी को बनाने के लिए हर एक अलग अलग नियम की जरूरत होती है। यानी कि उनके हर एक नियम से उनके सेंटेंस बनाए जाते हैं, और सभी टेंस के नियम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग यानी कि नेगेटिव है, तो इसका रूल क्या होगा, इसका रूल क्या होगा? तो हम बात करते हैं यहाँ पर रूल की। रूल तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है जो हमारा मेन करता है, जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, उसके लिए वो सबसे पहले आएगा। अब बात करते हैं कि नेगेटिव में जा रहा है यानी कि नहीं है आ रहा है इसमें, तो अब इसके रूल में क्या चेंजेस होगा? तो जब नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जस्ट बाद डू या डज, डू या डज। अब सब्जेक्ट के बाद डू या डज आ रहा है यानी कि डू आ रहा है, डज आ रहा है, इसकी जस्ट बाद क्या आता है? नो। नहीं हो गया प्लस। अब आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा अभी अभी कि जो सब्जेक्ट है उसके संग डू या डज का प्रयोग करते हैं जब नॉट आए वाक्य में, तब यानी कि जब आपका जो वाक्य है वो नकारात्मक हो तब हम सब्जेक्ट के साथ डू और डज का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद नॉट का। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। तो हमें इसे पता कैसे करेंगे किसके साथ हमें डू का प्रयोग करना है और किसके साथ हमें डज का प्रयोग करना है, किसके साथ डू और किसके साथ डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि डू किसके साथ लगाते हैं और डज किसके साथ लगाते हैं। तो डू हमेशा किसके साथ आती है? बहुवचन कर्ता के साथ। तो हमेशा किसके साथ लगाते हैं? बहुवचन कर्ता के साथ ही हमेशा क्या लगाते हैं? हम डू का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डज की, कि डज का प्रयोग हम कब करते हैं, किसके साथ करते हैं? तो डज का प्रयोग हम करते हैं एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। किसके साथ करते हैं हम? डू का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन कर्ता के साथ, और डज का प्रयोग करते हैं हम एक वचन कर्ता के साथ। तो अब एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? एक वचन कर्ता और आपके बहुवचन कर्ता वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि नॉर्मली यहाँ पर केवल समझने के लिए कि एक वचन और बहुवचन कौन कौन से हैं। तो डू प्रयोग की जाएगी यहाँ पर आई, वी, यू, दे। इनके साथ में आपको किसका प्रयोग करना है? डू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डू का। और डज का प्रयोग करना है आपको ही, सी या किसी का नेम आए तब, यानी किसी का नाम आए तब आपका, आपको किसका प्रयोग करना है? डज का। जब ही, सी या किसी का नाम आए तब आपको करना है डज का प्रयोग। और आई, वी, यू, दे जब ये आए तो आपको किसका प्रयोग करना है? किसका? डू का। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा टेंस है, जो सेंटेंस है, वह अपना पार्ट याद नहीं करता है। तो जब हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें, अब ये तो हमें पता पड़ेगा कि इसके रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए आई करते हैं। यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। और ही क्या, इससे हमें क्या पता पड़ता है? वह से, यानी कि लड़का है, ता है, तो ये क्या है? एक लड़का है, यानी कि ही। अब प्लस ही की, यानी कि अभी मैंने आपको अभी बताया कि ही के साथ में आपको क्या यूज करना है? डज, डज प्लस नॉट, क्या आएगी? नॉट।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है याद करना। याद करना एक क्रिया है, यानी कि आप अपना पाठ, यानी कि आप किसी चीज को याद कर रहे हो, किसी चीज को लर्न कर रहे हो, तो जो वस्तु है जिसके द्वारा आप किसी बुक के द्वारा याद कर रहे हो, तो जो वस्तु है वो तो है आपकी ऑब्जेक्ट, और आप जिसे याद कर रहे हो, जो क्रिया कर रहे हो बीच की, उसे कहते हैं वर्ब, यानी कि एक्शन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का केवल हमें यह यूज करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न। अब लर्न की बात क्या है, कार्य क्या है, अपना पाठ, और ही के साथ अपना की हम लगाते हैं हिज लेसन। हिज लेसन। अब जैसा कि आपने देखा कि अभी सब्जेक्ट ही आ गया, दूसरा डज में से एक आ गया, तो डज मैंने अभी आपको बताया कि ही सी या किसी का नाम आता है तभी हम डज का प्रयोग करते हैं। तो डज के तुरंत बाद किसका प्रयोग है, नॉट का, तो नॉट भी हमने लगा ली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना, तो लर्न भी हमने लगा ली। अब ऑब्जेक्ट हिज लेसन, यानी कि अपना पाठ, वो क्या याद कर रहा है, अपना पाठ, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम आगे चलते हैं किसी तरफ, इंट्रोगेटिव की तरफ, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर में होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि आप किसी से भी कोई वस्तु या किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने पूछा कि क्या आप पढ़ते हो, मैंने आपके बारे में पूछा, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछा कि क्या आप पढ़ते हो, तो यानी कि किसी इंसान से आप किसी के बारे में पूछना, यानी कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी की और के बारे में क्वेश्चन करते हो, यानी कि उससे प्रश्न पूछते हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए क्या होता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव होता है नॉर्मली हम उसे पहचान कैसे सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव क्या है। तो पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज देखनी है कि वाक्य में सबसे पहले एक शब्द आता है, वो है क्या, यानी कि वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है। बस जब ये क्या शब्द आ जाए तभी आप समझ लेना कि ये सेंटेंस किस में जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जा रहा है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो। तो सबसे पहले हम यहां समझे, जो मैंने भी आपको बताया कि इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, क्या वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है। तो यहाँ पर यह है आपका एक वाक्य, आप सुबह जल्दी उठते हो, और उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, यानी कौन सा शब्द आ रहा है, वो क्या। तो यहाँ से पता चलता है कि वाक्य में सबसे पहले जब क्या शब्द आता है तो वो किस में पहुंच जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहुंच जाता है, यानी कि आप किसी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, यानी प्रश्न पूछ रहे हो किसी से। तो जब आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव पहुंच जाता है, तो फिर मैंने बताया कि टेंस को बनाने के लिए उनके रूल का इस्तेमाल किया जाता है, उनके रूल का यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमको कौन कौन से रूल को फॉलो करना होगा, तो चलिए देखते हैं इनके रूल। तो जब वाक्य में सबसे पहले जब क्या शब्द आता है, तो हम इसकी इंग्लिश न लिखकर, यानी हिंदी से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं
तो हम क्या शब्द की जो इंग्लिश होती है व्हाट, हम उसे नहीं लिखते हैं, हम उसे कभी नहीं लिखते हैं बिल्कुल भी। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, क्या लिखते हैं डू या डज प्लस, अब जस्ट उसके बाद हम लिखते हैं अपना सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वाक्य में कहीं भी यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य होता है तो ज्यादा नहीं है कि आप यहाँ पर जो वर्ब लगी तो यहाँ पर भी वर्ब नहीं लगाएंगे, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। अब आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका सबसे ज्यादा खास तौर से ध्यान रखना है, यानी कि हिंदी में भी ऐसा चिन्ह आता है जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ इस क्या शब्द से और इस प्रश्नवाचक चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि क्या कि हम किसी से या कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है या क्वेश्चन कर रहा है। और ये है हमारा रूल, तो इसके अनुसार हम अपना सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो जब क्या शब्द आता है हमारा वाक्य में सबसे पहले, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आप यानी कि तुम, आप यानी कि तुम, तो यू के साथ, यू एक क्या है बहुवचन सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं डू का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा यू, वो डू यू, यानी कि क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी डू आ गई सबसे पहले, सब्जेक्ट हमारा यू आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठना, तो उठने के लिए काफी मीनिंग्स होती हैं, हमें यहाँ पर यूज करते हैं गेट की, गेट अप, किसकी सो उठने के लिए हम किसका यूज करते हैं गेट अप। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पर हमने यही छोड़ दिया प्लस। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो ये जो सो है ये ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा, ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर एक शब्द भी रह गया कि जल्दी, आप सुबह, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, तो डू यू गेट अप अर्ली, ये मीनिंग होती है आपकी जागना की, गेट अप मीन जागना, अर्ली मीन्स जल्दी, अब सुबह इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि आपके वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड भी हो गया और आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आ गया। यहाँ से अब ऐसे कोई भी और सेंटेंस आ जाते हैं, तो यहाँ से हम इस रूल के द्वारा, किसके इस रूल के द्वारा, सब्जेक्ट के अनुसार एकवचन सब्जेक्ट है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे डू का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि डबल इंट्रोगेटिव की, कि डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है, डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैंने अभी आपको केवल किसके बारे में बताया था इंट्रोगेटिव। अब वहां पर एक चीज रह गई थी कि इंट्रोगेटिव जो हमसे कोई भी प्रश्न करता है, हमसे उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पिछले बारे में कोई हमसे प्रश्न करता है, तो वहां पर मैंने अभी बताना भूल गया कि वहां पर आपको आंसर यस और नो में देना पड़ता है, यस और नो में देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव
होता क्या है, तो डबल इंटरोगेटिव मीन्स होता है कि यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आपको उसका आंसर कारण सहित बताना है, विद रीजन, विद रीजन, यानी कि आपको कारण के सहित, कारण सहित आंसर देना है आपको, यानी कि विद रीजन, कारण सहित आपको आंसर देना है। अब डबल इंट्रोगेटिव हम कैसे समझेंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, केवल केवल एक शब्द आता है, वो है क्या। वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है, तो वो हमारा पहुंच जाता है किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब डबल इंट्रोगेटिव में हम कैसे पहचानेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है और कैसे आता है या कौन सा शब्द आता है। तो डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा एक बात याद रखें कि डबल इंट्रोगेटिव में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, आज आपके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो आपके ऑल क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ऐसे भी कह दीजिए क्वेश्चन वर्ड, यानी कि आपके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी कि क्यू डब्ल्यू आपके जो वर्ड होते हैं, वो आपके जो डबल इंट्रोगेटिव होता है उसके सेंटेंस के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। कौन कौन शब्द आते हैं, क्या, कब, क्यों, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितना, कितनी और कौन सा। कौन सा, कौन सी, ये आपके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन सभी को, जो ये आपके जितने भी यहाँ पर लिख रहे हैं, जो यहाँ पर जो अभी आपकी जो लिख रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आपके इतने होते हैं, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये होते हैं सभी आपके क्वेश्चन वर्ड। ये सभी कहाँ आते हैं, आपके वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में हमेशा आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं आते कैसे हैं, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल है, ये एक जगह का, स्थान का नाम दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा। अब जाना, ये क्रिया है हमारी, क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, यानी कि क्यों। वाक्य के बीच में, यानी कि ना तो वाक्य में सबसे पहले आएगा और ना ही वाक्य के लास्ट में आएगा, यानी कि ता है के बीच में नहीं आएगा। केवल और केवल कब आएगा, वाक्य के बीच में। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन वाक्य के ना तो शुरू में आएगा और ना ही आपका वाक्य के लास्ट में आएगा। केवल आएगा तो कहाँ, वाक्य के बीच में। क्या आएगा, ये वाला जो टेंस है, जो हमारा सेंटेंस है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो क्यों से हमें ये तो पता लग गया कि ये किसका है, डबल इंट्रोगेटिव का है, यानी कि इसका मतलब
जो क्यों बीच में आ रहा है ये इसमें किस में जा रहा है, डबल इंट्रोगेट में जा रहा है। तो अब इसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट जब भी करेंगे कि जब हमें इसके रूल पता होंगे कि जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है उसे हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि रूल कौन सा होता है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हमारे वाक्य के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। प्लस अब क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है। प्लस अब डू और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी, यानी कि ये तो डबल इंट्रोगेटिव का हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहां से चलता है इंट्रोगेटिव वाला, यानी कि डू या डज प्लस अब डू या डज के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। प्लस अब सब्जेक्ट के आने के बाद जस्ट क्या आता है इंट्रोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा यहाँ तो हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्लस अगर आपका अदर वर्ड दे रखा हो तो हम अदर वर्ड का यूज करते हैं, नहीं तो हम अदर वर्ड नहीं लगाते। प्लस लेकिन लास्ट में जो आपका होता है क्वेश्चन मार्क, ये जरूर आना चाहिए। तो लास्ट में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं कि इसे टेंस सेंटेंस को इसके रूल के अनुसार कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्यों। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे हम पहले लिखते हैं, तो यानी कि वाई। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग हमें इसमें से हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हमारा है सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन, तो हमें एक वचन ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डज। अब सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ही। अब यहां तक हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो। अब कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, टू स्कूल। कहाँ पर है, स्कूल। यहां तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब बचा हमारा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हमारा इसमें कहीं दे नहीं रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हम लास्ट में लगा देते हैं अपना क्वेश्चन मार्क चिन्ह और फुल स्टॉप। तो ऐसे होते हैं आपके जो इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें कि अगर इसमें नॉट आ जाता है, यानी कि इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट आ जाए, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो सिंपली बात है कि अगर इंट्रोगेटिव में या डबल इंट्रोगेटिव में कभी भी अगर नहीं शब्द आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद, कहां पर, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाते हैं। और रूल में भी हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि इसी को मान लीजिए कि आप वह स्कूल नहीं जाता है, तो वाई डज ही। अब नॉट आएगा, नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब जब पहुंचिए नहीं वहां पहुंचे, हेलो गाइस, देखिए चेहरा कैसा है। सही तो आ रहा है, सही आ रहा है। चेहरा कहाँ रहा सो आ रहा है, कोई ज्यादा नहीं। अब चेहरा तो आप रहा ना खजू घाटे पट्टा मत कर दियो। ओके।
चांदना है पूरी। पूरी चांदना है। शांत है, पता नहीं पूरी चांदना है। अब हमें पता है कि ये वाला जो टेंस है, जो हमारा सेंटेंस है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो क्यों से हमें ये तो पता लग गया कि ये किसका है, डबल इंट्रोगेटिव का है, यानी कि इसका मतलब जो क्यों बीच में आ रहा है ये इसमें किस में जा रहा है, डबल इंट्रोगेटिव में जा रहा है। तो अब इसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट जब ही करेंगे कि जब हमें इसके रूल पता होंगे कि जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है उसे हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि रूल कौन सा होता है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हमारे वाक्य के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। प्लस अब क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है। प्लस अब डू और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी, यानी कि ये तो डबल इंट्रोगेटिव का हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहां से चलता है इंट्रोगेटिव वाला, यानी कि डू या डज प्लस अब डू या डज के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। प्लस अब सब्जेक्ट के आने के बाद जस्ट क्या आता है इंट्रोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा यहाँ तो हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्लस अगर आपका अदर वर्ड दे रखा हो तो हम अदर वर्ड का यूज करते हैं, नहीं तो हम अदर वर्ड नहीं लगाते। प्लस लेकिन लास्ट में जो आपका होता है क्वेश्चन मार्क, ये जरूर आना चाहिए। तो लास्ट में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं कि इसे टेंस सेंटेंस को इसके रूल के अनुसार कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्यों। तो मैंने वही आपको बताया कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे हम पहले लिखते हैं, तो यानी कि वाई। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग हमें इसमें से हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हमारा है सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन, तो हमें एक वचन ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डज। अब सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ही। अब यहां तक हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो। अब कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, टू स्कूल। कहां पर है, स्कूल। यहां तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब बचा हमारा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हमारा इसमें कहीं दे नहीं रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हम लास्ट में लगा देते हैं अपना क्वेश्चन मार्क चिन्ह और फुल स्टॉप। तो ऐसे होते हैं आपके जो इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें कि अगर इसमें नॉट आ जाता है, यानी कि इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट आ जाए, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो सिंपली बात है कि अगर इंट्रोगेटिव में या डबल इंट्रोगेटिव में कभी भी अगर नहीं शब्द आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद, कहां पर, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। और रूल में भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि इसी को मान लीजिए कि आप वह स्कूल नहीं जाता है, तो वाई डज ही। अब नॉट आएगा, नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो तभी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कितना ये वीडियो पूरी है क्या,